एमसीक्यूज नंबर 66 आपका यहाँ से स्टार्टिंग है। टर्निंग द फीटस इंटरनली और एक्सटर्नली टू अलर्ट अलाई और प्रेजेंटेशन टू वन फेवरेबल टू वन विच इज मोर फेवरेबल। इसमें आपका जो है ईसीवी का पूछ रहे हैं। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन में जब हम बच्चे को परएब्डोमिनली घुमाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वर्जन, रोटेशन, रेस्टिट्यूशन। तो वर्जन कहलाता है जब मैनुअली बच्चे को बाहर से रोल किया जाता है। रोटेशन नहीं कहते, वर्जन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अकर्स इन फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब में होती है। अनदर नेम ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ना, वो कैविटी है, तो उस लाइनिंग का दूसरा नाम क्या है? क्या पेरिटोनियम होगा? नहीं। क्रॉनिक विलाई नहीं, डेसिडुआ। एक्यूरेट आंसर क्या है? डेसिडुआ। एंडोमेट्रियम का दूसरा नाम क्या है? डेसिडुआ। डेसिडुअल लेयर होती है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होती है। द एवरेज एज ऑफ मिनार्की। पीरियड्स का, गर्ल्स में पीरियड्स के आने की जो एवरेज एज है वो 13 ईयर्स होती है। ठीक है, 12 नहीं है, 15 नहीं है, तो एवरेज की बात की जा रही है, तो एवरेज ईयर 13 ईयर्स है, एवरेज एज 13 ईयर्स है। थ्री टोज इन मिडविफरी स्टैंड फॉर। थ्री थ्री टोज का मतलब क्या होता है मिडविफरी में या गायनी में, ऑब्स्टेट्रिक में? इमरजेंसी है। थ्री टोज का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास टू गुड, टू फास्ट, टू सून, टू फ्रिक्वेंट। नो। टू मेनी, टू अर्ली, टू लेट। नो। टू यंग, टू ओल्ड, टू फ्रिक्वेंट। मतलब कि ये एक एमएमआर के कोर्स में ही आता है कि टू यंग, अर्ली प्रेगनेंसी हो जाना यंग एज में। टू ओल्ड, बहुत ज़्यादा एल्डरली प्रेगनेंसी कंसीव करे एक फीमेल। और टू फ्रिक्वेंट मतलब कि बार बार कंसीव करे, प्रेगनेंसीज में गैप ही ना रहे। तो आपका एक्यूरेट आंसर थ्री टोज क्या होते हैं? थ्री टोज आपके टू यंग, टू ओल्ड, टू फ्रिक्वेंट। ठीक है, ये एमएमआर का एक कोर्स बनता है, फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का हाई रिस्क प्रेगनेंसी को बढ़ाता है। थ्री सीज इन मिडविफरी। इसी तरह थ्री सीज क्या होते हैं मिडविफरी में? क्लीन डिलीवरी, क्लीन हैंड्स, क्लीन इंस्ट्रूमेंट। आपकी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी यही है कि आपने क्लीन डिलीवरी करवानी है, हैंड्स को क्लीन रखना है और इंस्ट्रूमेंट को भी डिलीवरी के दौरान क्लीन रखना है। बाकी ऑप्शंस आपके एक्यूरेट नहीं है। इसका एक्यूरेट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। बी में देखें क्या पूछ रहे हैं? क्लीन एरिया, क्लीन स्पेस, क्लीन इक्विपमेंट्स। तो स्पेस का क्या मतलब है? तो ये स्पेस की वजह से ये आंसर रॉन्ग हो रहा है। सी में पूछ रहे हैं क्लीन हैंड्स, क्लीन एरिया, क्लीन टेक्निक। तो आपका एक्यूरेट आंसर जो बन रहा है वो ए है। A greasy substance that cover the fetus in uterus is vernix gaseosa। जो ऑयली ग्रीसी सब्सटेंस होता है, व्हाइट चीज़ी सब्सटेंस बच्चे की बॉडी पर, उसे वर्निक्स gaseosa कहा जाता है। ठीक है, it is the overlapping of bones of the what of top of the skull and the suture and fontanelles, allowing size of the skull to decrease in shape to alert during its passage through maternal pelvis। ये कह रहे हैं डिलीवरी के दौरान जो बच्चे की सर एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप हो जाती हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे मोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, रोटेशन नहीं होता, केपर्स एक्सीडेंटम नहीं है, ये एक कॉम्प्लिकेशन है। आपका जो है मोल्डिंग ही नॉर्मल प्रोसेस है। जब बच्चा बर्थ कैनाल से गुजरता है तो बच्चे की पैराइटल बोन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप होती है ताकि बच्चे के स्कल का साइज डिक्रीज हो और वो इजीली पास हो जाए बर्थ कैनाल से। द डिस्चार्ज फ्रॉम यूट्रस थ्रू विजाइना आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा टिल 40 days ऑफ पेरिपीरियम कॉल्ड लोकिया। विजाइना डिलीवरी के बाद और पेरिपीरियम के पीरियड के अंदर जो विजाइना से डिस्चार्ज जाता है उसे हम लोकिया कहते हैं। ठीक है, a woman with 18 weeks pregnancy comes to your clinic for routine checkup. On examination, her BP is 140 by 90, edema on feet, albumin in urine. What will you diagnose? तो ये डायग्नोज किसके बन रहे हैं? हाइपरटेंशन के। बिल्कुल, हाइपरटेंशन के डायग्नोज नहीं, आपके पास एडिमा भी आ रहा है और यूरिन में एल्बुमिन भी आ रहा है, तो ये हाइपरटेंशन के नहीं, ये प्री एक्लेम्शिया के डायग्नोसिस हैं। अगर तो आपके पास एल्बुमिन नहीं दिया होता, एल्बुमिन या प्रोटीन एक ही बात है, एल्बुमिन यूरिन नहीं आ रहा है तो फिर हम जस्ट हाइपरटेंशन कहेंगे, लेकिन एल्बुमिन आ रहा है यूरिन में तो ये किस चीज़ के साइन आ रहे हैं? आपके पास प्री एक्लेम्शिया के साइन है। If the LMP of mother is 30 जून, the expected date of delivery 30 जून आपको LMP दी हुई है। अब आपने यहाँ से मदर की EDD निकालनी है तो आप वो फॉर्मूला लगाएंगे और EDD निकालेंगे। तो 30 जून है, जून आपके पास 6वां महीना है ना, इसमें आप 9 मंथ ऐड करेंगे और 30 आपके पास डेट है तो इसमें 7 डेज ऐड करेंगे। तो ये आप 30 के बाद डेट काउंट करें, क्या आएगा? 30 जून के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, तो 7 आ गया आपके पास
और जून के बाद 9 मंथ ऐड करें, जनवरी के बाद 9 मंथ ऐड करें, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर आपके पास आ गया, तो आपका एक्यूरेट आंसर क्या हो गया? 7 अक्टूबर। 8 अक्टूबर नहीं है, 7 नवंबर नहीं है, 9 अक्टूबर नहीं, आपका एक्यूरेट आंसर क्या है? 7 अक्टूबर। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपने फॉर्मूला लगा के एक्यूरेट सॉल्व करना है और फिर ऑप्शन में करेक्ट आंसर लगाना है। एंडोमेट्राइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है। एंडोमेट्रियम की बात हो रही है और टीआईएस इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन को इंडिकेट करे, तो एंडोमेट्रियम ना ओवरी में होती है ना ब्रेस्ट में, यूट्रस में होती है। तो एंडोमेट्राइटिस यूट्रस का इन्फेक्शन होता है, यूजुअली एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है वो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है, वहाँ का इन्फेक्शन होता है। इन अ प्राइमरी ग्रेविडा फीटल हार्ट साउंड कैन बी हियर्ड। जो प्राइमरी ग्रेविडा है वो फर्स्ट टाइम जो एफएचएस को हम सुन सकते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा की एफएचएस वो 18 वीक्स पर हम सुन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम सारे एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अजीब से क्वेश्चन हैं, तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है हम वहाँ से इनको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से presence of which hormone is urine in urine confirm of pregnancy। तो ये जो बाकी लेफ्ट एमसीक्यूज थे वो आपके एलएचवीज के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जस्ट सीएमडब्ल्यू वालों का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है ना, तो सीएमडब्ल्यू वालों के लिए उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए हम उन पर फोकस करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूरिन में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन? नहीं। कौन सा? एचसीजी, ह्यूमन कोरियन गोनिडोट्रोपिन। आपको एचसीजी की इंफॉर्मेशन डिटेल में पता होनी चाहिए। एग्जाम्स में एचसीजी से, बीटा एचसीजी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बीटा एचसीजी पे आपको असाइनमेंट तो दिया था, तैयारी है, लेकिन आपने बीटा एचसीजी को फिर भी रिव्यू करना है, तो बीटा एचसीजी ही आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करवाता है। A laboring mother comes to midwife having cervical dilatation 6 cm। ये कह रहे हैं कि एक मदर लेबर में आई है मिडवाइफ के पास, उसकी सर्विक्स 6 सेंटीमीटर डायलेट है, एफएचएस पॉजिटिव है। वेयर विल बी मिडवाइफ रिकॉर्ड दिस फाइंडिंग्स? तो मिडवाइफ ये सारी फाइंडिंग कहाँ पर रिकॉर्ड करेगी? पेशेंट रिकॉर्ड फाइल पे रिकॉर्ड करेगी? नहीं। एंटीनेटल कार्ड में लिखेगी? नहीं। पार्टोग्राफ, क्योंकि लेबर में आई है, लेबर का रिकॉर्ड है, तो पार्टोग्राफ में वो ये चीज़ें मेंटेन करेगी, लिखेगी। A midwife has delivered a baby in her clinic. Baby condition is not good. He is cyanosed, has irregular breathing and is limpy. What will be midwife diagnose? ये कह रहे हैं कि एक मिडवाइफ की डिलीवरी हुई है, एक पेशेंट की डिलीवरी हुई है मिडवाइफ के पास, तो जैसे बच्चा डिलीवर हुआ है वो बच्चा साइनोस था, तो ब्रीदिंग उसकी इरेगुलर नॉर्मल नहीं थी, तो क्या डायग्नोज बनाएगी मिडवाइफ? बच्चे को क्या है? बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया है, ठीक है। पैदाइश के बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसका मतलब बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया है। While raising awareness regarding effect of drinking unsafe water, what disease she will mention that is spread due to drinking unsafe water? Unsafe water से गंदा पानी पीने से जो बीमारी लगती है वो कोलेरा होता है, ठीक है। मीजल्स आपको जो है अनसेफ वाटर से नहीं लगता, मलेरिया आपको मच्छर से लगता है, पैरासाइट से लगता है, गंदे पानी पीने से कोलेरा होता है हमेशा। A mother with strong labor pain wants to go to hospital but there is no transport available. What stage delay is in? यहाँ आपसे 3 डिलेज के बारे में पूछा जा रहा है। 3 डिलेज हमने पढ़ी थी कि पहली पहली डिले होती है कि जब मदर फैमिली डिसाइड ही नहीं कर पाते, डिसीजन में डिले कर देती हैं कि उन्हें जाना चाहिए हॉस्पिटल या नहीं। सेकंड डिले क्या होती है? अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया तो फिर उनको गाड़ी नहीं मिलती, ट्रांसपोर्ट इशू होता है। थर्ड डिले क्या होती है? जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो आगे से उनको इमीडिएट केयर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती। तो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि अगर एक पेशेंट जो है उन्होंने डिसाइड तो कर लिया है हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो 3 डिलेज में से ये कौन सी डिले है? तो ये आपके पास ट्रांसपोर्ट वाली डिले सेकंड डिले में आती है। क्लियर? फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ व्हाट स्ट्रेटजी विल बी यूज्ड? हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट होती है? हेल्थ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजीज। हेल्थ एजुकेशन, जब आप हेल्थ एजुकेशन लोगों को देते हैं, लोगों को अवेयरनेस आती है और वो अपनी हेल्थ को प्रिवेंट करने की प्रमोट करने की कोशिश करते हैं।
A laboring mother has come to midwife on examination. Her cervix is fully dilated. She is in which stage of labor? अच्छा, इस लेबर की स्टेजेस की ड्यूरेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कह रहे हैं कि एक पेशेंट midwife के पास आई है, उसकी cervix फुल 10 सेंटीमीटर डायलेटेड है, तो वो कौन सा स्टेज होगा? वो आपका सेकंड स्टेज होगा। क्लियर है? 10 सेंटीमीटर cervix डायलेटेड हो जाए तो वो सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाता है। A laboring mother has come to midwife on examination. Fetal head is visible, third fourth of your palm size. She is in which stage of labor? आपके पास एक पेशेंट आई है, आपने उसको एग्जामिन किया है, जब पीवी किया तो बच्चे का सर आपको तीन चौथाई हिस्सा बच्चे का सर आपको आपकी हथेली पर फील हो रहा है, तो कौन सा स्टेज है? सेकंड स्टेज है। इसका मतलब सर्विक्स फुली डायलेटेड है, बच्चा नीचे आ गया, तो वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है। While listening to fetal heart sound, a midwife will place fetoscope on. फीटोस्कोप कहाँ रखेगी midwife? जब बच्चे की वो FHS को सुनेगी, तो बैक ऑफ फीटस FHS बच्चे की बैक से मिलेगी या बच्चे के हेड से या बच्चे के एब्डोमेन से? ना तो एब्डोमेन से मिलेगी ना हेड से, तो बैक ऑफ फीटस बच्चे की बैक आ रही होती है। जब हम अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो तो बिलो अम्बिलिकस चेक करते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन हो तो अबव अम्बिलिकस चेक करते हैं, तो बच्चे की बैक होती है इस तरफ। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ब्लड। ब्लड में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सेप्टिसीमिया। ये फिर आपके नहीं है, बिल्कुल भी इनको अवॉइड करें। यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन फीमेल पेल्विस? फीमेल पेल्विस में कितनी बोन्स होती हैं? 4 बोन्स होती हैं। 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स। ठीक है। हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर इन फीमेल पेल्विस? देयर आर 4 जॉइंट, 4 बोन्स, 4 जॉइंट इन फीमेल पेल्विस। ठीक है। सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट, लंबोसैक्रल जॉइंट और क्यूबिक सिम्फिसिस जॉइंट, ये आपके 4 जॉइंट होते हैं। ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, AMTSL, इसका मतलब क्या है? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अगेन, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, व्हाट डज मिसोप्रोस्टोल इज गिवन ओरली टू मदर? ये कह रहे हैं कि अगर आपको सस्पेक्ट हो कि मदर पीपीएच में जा सकती है, तो हम पीपीएच में प्रोफाइलेक्सिस मिसोप्रोस्टोल देते हैं। तो एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में आप जो है ओरली कितनी डोज देंगे मदर को मिसोप्रोस्टोल की? तो 600 माइक्रोग्राम मीन्स के 3 टेबलेट्स आप देंगे मदर को। Ati- A 38 years old fifth gravida mother comes to midwife in labor pain on examination. Cervical dilatation it is 6 centimeter and filling head. What does presentation of fetus called? 6 सेंटीमीटर पे आपके पास आई है, मिडवाइफ के पास एक फिफ्थ ग्रेविडा आई है 6 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट के साथ। हेड नीचे है, हेड डाउन प्रेजेंटेशन है बच्चे की, तो क्या प्रेजेंटेशन होगी? हेड नीचे की तरफ आ रहा है तो ऑक्सीपिट प्रेजेंटेशन है, ब्रिज तो नहीं होगा। ब्रो या फेस, ब्रो होता तो ब्रो प्रेजेंटेशन दिखते, फेस होता तो फेस। हेड नीचे है तो ऑक्सीमीन तो ऑक्सीपिट नीचे है, तो ऑक्सीपिट प्रेजेंटेशन है। ठीक है। A woman can to your a woman come to your clinic। अच्छा, ये वाले छोड़ दें, ये वाले आपके लिए। प्राइमरी ग्रेविडा जनरली फीटल मूवमेंट फील बाय, वही बात है कि प्राइमरी ग्रेविडा में फीटल मूवमेंट कौन से वीक पे आती है? 18 वीक्स पर जो है क्विकनिंग होती है। फर्स्ट टाइम जो मदर फीटल मूवमेंट को फील करती है उसे क्विकनिंग कहते हैं, तो प्राइमरी ग्रेविडा में क्विकनिंग 18 वीक्स पर होती है। व्हाट डज अनीमिया कॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान अनीमिया होना नॉर्मल होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो अनीमिया होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे फिजियोलॉजिकल अनीमिया कहते हैं। पैथोलॉजिकल, अगर वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो पैथोलॉजिकल होता है, सिकल सेल भी नहीं है, मेगोब्लास्टिक भी नहीं है, तो आपके पास प्रेगनेंसी में होने वाला अनीमिया फिजियोलॉजिकल अनीमिया कहलाता है। ये आप फिर छोड़ दें। यहाँ से भी आपके बिल्कुल नहीं है, यहाँ से हम आप देखते हैं। Why could be the common cause of obstructed labor? Obstructed labor का common cause क्या हो सकता है? इन 4 ऑप्शन में से ब्रो प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन या फेस प्रेजेंटेशन। तो फेस प्रेजेंटेशन भी समटाइम डिलीवर हो जाता है, ब्रीच भी डिलीवर हो जाता है, सिफेलिक भी हो जाता है। ब्रो प्रेजेंटेशन में क्या होता है? सबसे लार्ज जो डायामीटर आपका आ जाता है 13.5 सेंटीमीटर सब ऑक्सीपिट ब्रैगमेटिक, तो वो ब्रो प्रेजेंटेशन में होता है। तो ब्रो प्रेजेंटेशन कभी भी डिलीवर नहीं होता और लिवर ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है।
द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स के दौरान एग को मैच्योर करने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? एफएचएस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। द वास्ट डिफरेंस इज, वास्ट डिफरेंस यहाँ से पूछ रहे हैं आपसे क्या है? वास्ट डिफरेंस हमने वही कहा था कि मेल की डक्ट है जो जहाँ से स्पर्म्स मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। वास्ट डिफरेंस क्या, वास्ट डिफरेंस में स्पर्म्स स्टोर होते हैं। साइट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, क्या वहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं? साइट जा रहते हैं। डक्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, वो रास्ता जहाँ से ये गुजरते हैं। रूट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, वो जगह जहाँ स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। तो रूट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ है? टेस्टिस, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। साइट ऑफ स्पर्मेटोजोआ क्या है? एपिडाइडमस, एपिडाइडमस में वो रहते हैं बनने के बाद। स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये दोनों एक ही बात पूछ रहे हैं। स्टोरेज, जब स्पर्म बन जाते हैं तो वो स्टोर कहाँ होते हैं? एपिडाइडमस में। तो आपके पास जो डक्ट है स्पर्मेटोजोआ की, जहाँ से वो एपिडाइडमस से गुजरते हुए यूरेथ्रा की तरफ जाते हैं, वो आपके पास वास्ट डिफरेंस है। तो एक्यूरेट आंसर क्या है? डक्ट है, एक स्पर्मेटोजोआ जहाँ से स्पर्म गुजरते हैं। ये भी नहीं है आपका। अच्छा, यहाँ से है। A couple with one child had been trying without successful for several years to have another child. Which of the following term would describe the situation? ये कह रहे हैं कि एक कपल ने पहले एक बच्चा, एक बेबी कंसीव कर लिया है और काफी साल हो गए वो दूसरा बेबी प्लान करना चाह रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे, तो इस टर्म को क्या कहते हैं? प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है कि वो बिल्कुल स्टार्ट से ही उन्होंने एक बेबी भी कंसीव नहीं किया, तो ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है जिसमें पहले कंसीव कर लेते हैं लेकिन बाद में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद भी, ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पाना, ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाता है। स्टेरिलिटी कहलाता है कि बिल्कुल ही स्टेरिलाइजेशन, जिसमें वो कभी भी कंसीव नहीं कर पाते। Which of the following may happens if the uterus become overstimulated by one oxytocin during induction of labor? ये आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इंडक्शन ऑफ लेबर देते हैं और बहुत ज़्यादा आपने ऑक्सीटोसिन दे दिया है और यूट्रस ओवर स्टिम्युलेट हो गया, तो आपको क्या साइन मिलेगा? वीक कॉन्ट्रेक्शन प्रोलॉन्ग ऑन मोर देन 70 सेकेंड, नहीं। आपके पास ओवर प्रोडक्शन हो रही है ऑक्सीटोसिन की, तो वीक कॉन्ट्रेक्शन तो नहीं होगी। मैसिव कॉन्ट्रेक्शन में स्टार्ट प्रोलॉन्ग मोर देन 90 सेकेंड, ये आपका एक्यूरेट आंसर है कि बहुत ज़्यादा मैसिव बार बार कॉन्ट्रेक्शन आएगी जो आपके पास ड्यूरेशन भी उसका बढ़ जाएगा, 90 सेकेंड तक रुकेगी। नॉर्मल हमने क्या कहा था? 65 सेकेंड तक, 60 सेकेंड तक रुकनी चाहिए, तो ये 90 सेकेंड पे भी पहुंच जाएगी। तो आपका एक्यूरेट आंसर भी है। ठीक है। इंक्रीज पेन विद ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। इंक्रीज रेस्टलेसनेस, ऐसा भी कुछ नहीं है। When the umbilical cord is inserted at the edge of placenta is term। अच्छा, ये एबनॉर्मल प्लासेंटा की कंडीशन है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि ये प्लासेंटा है ना, नॉर्मली अम्बिलिकल कोड सेंटर में चिपकी हुई होती है, तो ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन में अगर अम्बिलिकल कोड प्लासेंटा के एज किनारे के साथ आके कनेक्ट हो जाए तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है प्लासेंटा की। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटल डोर इंसर्शन या बेटल डोर प्लासेंटा। ठीक है, ये याद रखना है आपने, ये प्लासेंटा की एबनॉर्मेलिटी है। नॉर्मली जो होती है वो सेंट्रल इन्वर्जन या वेलिमिनेटस इंसर्जन कहलाती है। द एवरेज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इन ह्यूमन इज, अम्बिलिकल कॉर्ड की नॉर्मल एवरेज लेंथ 50 टू 55 सेंटीमीटर होती है। ये आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंसेप्शन, ये कह रहे हैं जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो कंसेप्शन के सब पार्ट हैं सिवाय किसी एक के। ठीक है। डेसिडुआ, डेसिडुआ क्या कंसेप्शन का पार्ट है? नहीं। डेसिडुआ तो हर वक्त रहता है यूट्रस में, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डेसिडुआ कहते हैं। तो जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, फीटस बनता है, मेम्ब्रेन्स बनती हैं। तो आपका एक्यूरेट आंसर है ए, डेसिडुआ। द लोअर सेगमेंट इज फॉर्म बाय, लोअर सेगमेंट, यूट्रस का लोअर सेगमेंट पूछ रहे हैं कि यूट्रस का जो लोअर सेगमेंट होता है उस वो किस चीज़ से बनता है? इस्थमस एंड सर्विक्स से बनता है। लोअर सेगमेंट में आपके पास सर्विक्स आती है और हमने पढ़ा था ये नीरो पार्ट है जिसे इस्थमस कहा जाता है। ठीक है, बॉडी नहीं है, इस्थमस सिर्फ नहीं है, सर्विक्स नहीं है। ये फिर आपके लिए नहीं है, यहाँ से आपका है। चलिए ये भी देख लेते हैं। इन कम्युनिटी द फंक्शन ऑफ मिडवाइफ इज, ये कम्युनिटी में मिडवाइफ का या एलएचवी का फंक्शन क्या है? टू रिड्यूस एमएमआर, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कंफर्म करना, डिजीज को डायग्नोस करना नहीं है, डिजीज को ट्रीट करना नहीं है, इकोनॉमिक एड
उनको पेमेंट देना नहीं है, पैसे देना नहीं है। क्या करना है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। It is a purulent discharge from eyes occurring in babies within 21 days of its birth is called। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, न्यूनेटल जो है इन्फेक्शन से लिया गया है। ये कह रहे हैं कि बच्चा 21 दिन के अंदर अंदर बच्चे के आईज में जो है पस फॉर्मेशन वाला डिस्चार्ज आ रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन को कहते हैं ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम। बच्चे को आई इन्फेक्शन हो पैदाइशी, तो इसीलिए इसे हम ऑप्थेल्मिया नीनेटोरम कहते हैं। एक्यूरेट आंसर ये है, ठीक है। Newborn baby admitted to neonatal ward, he develops hypothermia which of the following regulating center in brain। तो हमारे ब्रेन में जो रेगुलेटिंग सेंटर है वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। द onset of menstruation at puberty is referred to as। जब प्यूबर्टी में पीरियड्स आती है तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? मिनार्की कहते हैं। मेटोरेजिया अलग चीज़ है, मेनोरेजिया मेनोपॉज ये तीनों अलग चीज़ हैं। जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं उस कंडीशन को मिनार्की कहा जाता है। ड्यूरिंग द ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन अकर्स। ओव्यूलेशन आपके पास डे 14 पर होती है। ऐसा ही है, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था कि डे 14 पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या होती है? ओव्यूलेशन होती है। द एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो एवरेज वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो कितना होना चाहिए? 10 से 12 केजी होना चाहिए लाजमी। इफ द प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक्स द एडिमा अंडर द स्कैल्प। बच्चे का हेड सिफेलिक है, स्कैल्प के ऊपर बच्चे के स्कैल्प के ऊपर एडिमा आ जाना क्या कहलाता है? कैपेट कहलाता है। द रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड एंड लिम्स ऑफ ट्रंक। ये आपका यूनिट 1 से टर्म्स से लिए गए हैं डेफिनेशन, जिसमें बच्चे की बॉडी के अपने पार्ट्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या कहलाता है? एटीट्यूड कहलाता है। द पोस्टीरियर फोंटेनल क्लोजेस। जो पोस्टीरियर फोंटेनल होता है वो 6 to 12 वीक्स बर्थ के बाद क्लोज हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। एंटीरियर फोंटेनल कब क्लोज होता है? पोस्टीरियर कब होता है? पोस्टीरियर फोंटेनल 6 to 12 वीक्स के बाद बंद हो जाता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट पेल्विक ज्वाइंट। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेल्विक ज्वाइंट कौन सा होता है? वो सेक्रो इलियक ज्वाइंट होता है। लंबोसेक्रल नहीं है, सिम्फिसिस प्यूबिस भी नहीं है और सेक्रोकोक्सीजियल भी नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट सेक्रो इलियक ज्वाइंट होता है। ड्यूरिंग लेबर द ब्रीच प्रेजेंटेशन कैन रिजल्ट इनटू एन इमरजेंसी ऑफ। लेबर के दौरान ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो क्या इमरजेंसी हो सकती है? आपके पास कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है। द पोस्टम न्यूनेट विद मिकोनियम स्टेम लाइकर नीड टू मॉनिटर फॉर। बच्चा पैदा हुआ है और वो उसने मिकोनियम इनहेल कर लिया था, तो आपको क्या चीज़ ज़्यादा फोकस करनी है? रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम बच्चे को ज़्यादा आते हैं तो रिस्पायरेटरी आपने मॉनिटरिंग ज़्यादा करनी है। द हार्ट रेट ऑफ न्यू बोर्न इज कंसिडर नॉर्मल ड्यूरिंग स्लीप। बच्चा अगर सो रहा है तो सोते वक्त बच्चे की हार्ट जो हार्ट रेट है नॉर्मल कितनी होती है? 100 to 120 बीट्स पर मिनट। मैक्सिमम नॉर्मल टाइम फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमी ग्रेविडा। सेकंड स्टेज ऑफ प्राइमी ग्रेविडा का सेकंड स्टेज का लेबर का मैक्सिमम टाइम 2 घंटे होता है और मल्टी में जो है वो 1 घंटा होता है, तो 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं।